हेलो दोस्तों। आज के प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एसएससी, आरआरबी और पुलिस के एग्जाम्स के लिए। तो पहला क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को फाइंड आउट करना होता है मिसिंग नंबर। इसके लिए ट्रिक क्या होती है कि जिस भी जगह पे आपका नंबर मिसिंग है उसी जगह पे आपको बाकी जितनी भी यहाँ फिगर दे रखी है उनमें जो संख्या दे रखी है, जैसे यहाँ 246 या 551, हमें ढूंढना है कि भाई वो कैसे आई है बाकी संख्याओं से। ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में यहां देखो ऊपर जो संख्याएं लिखी हैं जैसे 9, 1, 5, 4, 6, 3, इनका प्रयोग करके 551 बनाना है। तो 551 एक बहुत बड़ी सी संख्या है और 9, 4, 1, 5, 6, 3 ये छोटी छोटी संख्या है। अगर आपको इन छोटी संख्याओं से एक बहुत बड़ी संख्या लानी है तो आपको या तो इनकी आपस में गुणा करनी होगी या वर्ग करके सब कुछ जोड़ना होगा, ऐसा कुछ करना होगा। अब जैसे अगर हम गुणा करने लगे तो 9 तिये 27, 27 छीके फिर चौके फिर पंजे फिर एक, लेकिन फिर भी एक संख्या छोटी रह जाएंगी। ठीक है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें वर्ग करके देखने चाहिए। जैसे 9 9 81, 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 6 छंग 36, 3 3 9 1 1 में 1, इन सबको जोड़ेंगे तो भी 551 नहीं बनेगा, बहुत छोटी सी संख्या बनेगी। तो ऐसे केसेस में जब इतना डिफरेंस आता है और आपको बड़ी बड़ी संख्याएं गुणा करके वर्ग करके भी आंसर नहीं मिलता है, तो एक नजर आपको देखनी है ऊपर नीचे वाली सब टोटल संख्या पे। जैसे यहाँ ये 915 है और यहाँ 364 है नीचे, ये देखो इन दोनों से मिलके तो नहीं कहीं 551 बन जाएगा, या तो इनका अंतर या तो इनका योग। अब देखो 5 और 4 का अंतर 1, 11 में से 6 जाएगा 5 आएगा, फिर यहाँ 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर की 3 अंकों की संख्या बना के उसे नीचे वाली 3 अंकों की संख्या को माइनस कर दिया है। लेकिन जरूरी नहीं कि ऊपर वाले में से नीचे को माइनस करे, बस बड़ी में से छोटी को माइनस किया। ये चीज अगर दूसरे वाली फिगर में अप्लाई हो जाएगी तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि भाई इसी रूल को यूज करके हमें अपना आंसर निकालना है। तो यहाँ 789 बड़ी है और 543 छोटी है, तो 789 में से 543 माइनस करके देखेंगे, 9 3 6 8 4 4 7 5 2 आ गया। तो इसका मतलब हमें यहाँ बड़ी संख्या 3 अंकों की लेनी है ऊपर और नीचे देख के। जैसे 863 बड़ी होती है 241 से, तो ऊपर वाले में से छोटे वाले नीचे वाले को माइनस करके देखो और आपका आंसर आ जाएगा। 3 1 2 6 4 2 8 2 6 622 ऑप्शन बी में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ आगे से समझ में आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो विद इन सेकेंड आप कर पाएंगे। ZXV से WUS बना है तो MKI से क्या बनेगा, ये होते हैं एनालॉजी के क्वेश्चन जिसके अंदर अल्फाबेट में एक एनालॉजी बनाई है। एनालॉजी का मतलब होता है इसका इससे एक संबंध होगा, उसी संबंध को यूज करते हुए इससे क्या बनेगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो आप ये देखो इसका इससे क्या रिलेशन है। तो अगर आप अल्फाबेट्स में देखने जाओगे ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इनको हम नंबर में बदल देते हैं। नंबर में कैसे बदलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में ये कितने नंबर पे आएगा, ये कितने ये कितने, उसको कहते हैं नंबर्स में कन्वर्ट करना। जेड जो है 26 पे आएगा और जेड से डब्लू बना है। अब डब्लू हमारा कितने नंबर पे होता है, 23 पे। तो यहाँ कितने का अंतर आ गया, 3 का, तो -3 हुआ है। फिर देखें एक्स, अब एक्स हमारा 24 पे होता है और यू हमारा 21 पे होता है, तो यहाँ भी -3 किया हुआ है। वी हमारा 22 पे होता है और एस हमारा 19 पे होता है, यहाँ भी -3 किया हुआ है। तो हमें यहाँ इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है और उनमें से 3 3 माइनस करके रेस्पेक्टिव वैल्यूज को फाइंड करना है। जैसे एम है, एम हमारा 13 नंबर होता है, ठीक है, और के हमारा जो है 11 होता है, आई जो है हमारा 9 होता है। अब 13 में से 3 जाएगा तो 10, यहाँ 3 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ 3 जाएगा तो बचेगा 6। 10 8 6 पे हमें देखना कौन कौन आता है। 10 पे जे आता है, एच 8 पे आता है और 6 पे एफ आता है। जे एच एफ आपका का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 24 से जैसे 60 आया, जो पिछला किया वो क्या था, अल्फाबेट की एनालॉजी। जो अभी कर रहे हैं वो क्या है, नंबर की एनालॉजी। अल्फाबेट को नंबर में बदला तब सोल्व किया, ये खुद नंबर में है तो इसका मतलब नंबर की एनालॉजी थोड़ी आसान होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम लोग उसे गारंटीड ले जाएं कि कुछ नहीं होगा। तो 24 से 60 बना, और 24 से 60 बनाने के लिए मेरे पास कितने तरीके हैं, मेरे पास तरीके हैं कि भाई मैं 24 में जो है यहाँ कुछ ऐड कर दूं 60 पे पहुंच जाऊं, तो 36 ऐड कर दूं 60 पे पहुंच गया। अब 120 में 36 ऐड करूंगा तो 156 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और वैसे भी नंबर एनालॉजी वाले क्वेश्चन मैक्सिमम केसेस में प्लस माइनस से नहीं आते हैं, याद रखना। तो फिर मैं 24 से 60 पे कैसे जा सकता हूँ,
24 का मैं डबल करूं 48 और उसमें 12 ऐड कर दूं तो मुझे 60 मिल जाएगा। समझ में आया सबको? ऐसे ही 120 का मुझे डबल करना पड़ेगा, ठीक है, क्या होगा 240। अब 240 में 12 ऐड करूं तो कितना बनेगा, 252 बनेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो फिर इससे भी आंसर नहीं आया होगा। लेकिन एक बार दोबारा से एक चीज चेक कर लो कि ये 12 क्यों ऐड किया तुमने। तो 12 ऐड किया तो यहाँ क्यों 12 ऐड करना, ठीक है, यहाँ तो हमारी संख्या अलग है और यहाँ हमारी संख्या अलग थी, तो 12 कहाँ से आया। तो इसके लिए आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, रीजनिंग में बहुत ज्यादा यूज होने वाली, जिसकी गुणा कर रहे हो उसका आधा तो नहीं है कहीं ये। देखो 24 का आधा 12 होता है, तो 120 का आधा जोड़ना है मुझे। 120 का आधा होता है 60, तो जोड़ूंगा तो मिलेगा 300, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और चीज जो ध्यान देंगे वो है कि 24 का ढाई गुना है ये, एक तरीके से। भाई पहले दो गुना किया फिर उसका आधा जोड़ा, तो दो गुना और आधा मतलब ढाई गुना, तो ये ढाई गुना है। तो 120 का ढाई गुना सीधा 300 होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। विषम अक्षर को चुनना है। अब विषम कैसे होता है कि तीन एक जैसे होते हैं, एक होता है अलग। आपको उस अलग की पहचान करनी होती है कि भाई अलग कौन सा है, वही आपका आंसर हो जाता है। लेकिन अगर अल्फाबेट से ढूंढने जाओगे फिर से वही दिक्कत आएगी। तो क्या करो, इनके नंबर लिख लो। जैसे H8 पे होता है, J10 पे, N14 पे, ठीक है, J10 पे, L12 पे, P16 पे। अब देखो यहाँ 8 से 10 में 2 का अंतर, 10 से 14 में 4 का अंतर, 10 से 12 में 2 का अंतर, 12 से 16 में 4 का अंतर, तो 2 का अंतर फिर 4 का अंतर, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ P है 16, R है 18, U है आपका जो होता है, U कितने नंबर पे होता है आप लोग बताएं, 21। तो यहाँ कितने का अंतर है, 2 का, और यहाँ है 3 का, जबकि होना चाहिए था 4 का। तो यही अलग हो गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। QSW में भी देख लो, Q तो 17 पे होता है, S19 पे होता है, W 23 पे होता है। यहाँ कितने का, 2 का, यहाँ 4 का, तो ये उन बाकी से मैच करता है। यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, पीछे वाले में हमें अल्फाबेट्स में असंगत पता करना था, अलग पता करना था, यहाँ नंबर्स में करना है, ठीक है। ये दो टाइप बनते हैं। अब यहाँ देखो 42 28 और 28 14, तो ये संख्या है पास पास। पास पास है तो इनका रिलेशन क्या है कि हम अंतर से या योग से भी निकाल सकते हैं। अब 42 और 28 में 14 का अंतर होता है, 28 4 32 10 42, यहाँ भी 14 का अंतर होता है और यहाँ भी 14 का अंतर है। लेकिन यहाँ देखो सिर्फ 6 का अंतर है, तो यही यहाँ विषम है। तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद है। अब आकृति में अगर त्रिभुज पता करना है तो त्रिभुजों के लिए एक ट्रिक याद रखनी है कि जब भी एक त्रिभुज में से एक लाइन ऐसे निकल जाए तो वहां से हमेशा आपको 3 त्रिभुज मिलते हैं, और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली ट्रिक होती है, ठीक है। अब इसी चीज को यूज करेंगे इस बड़े ट्राइंगल में। देखो ये बड़ा त्रिभुज है, इसमें से एक लाइन ऐसे निकली तो 3 त्रिभुज सीधे सीधे मुझे प्राप्त हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना कि ये वाला बड़ा त्रिभुज और इधर वाला बड़ा हम पहले ही जोड़ चुके हैं, तो अंदर जब ये आएंगे तो उन्हें नहीं काउंट करना है। अब इसमें आओ, इस वाले में भी बीच में से एक लाइन ऐसे गई हुई है, तो यहाँ भी 3 मिलेंगे, ठीक है। अब इधर आएंगे तो इधर वाले में भी हमारे बीच में एक लाइन ऐसे गई हुई है, 3 यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि एक लाइन यहाँ से भी निकली हुई है, ये देखो ये वाला त्रिभुज लिया मैंने और ये लाइन ऐसे निकली, ठीक है। तो यहाँ से 3 मिलने चाहिए, लेकिन उस 3 में से बड़ा तो मैं बाहर वाले में काउंट कर चुका हूँ ना, तो ये बस मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो इसको बाहर वाले को नहीं लेंगे बड़े को, तो हम छोटे वाले को लेंगे, ठीक है। ये हो गया 2, 3 होने थे, एक बाहर यूज हो चुका है तो ये हो गया, और एक हो गया इनका कॉम्बिनेशन, ये वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये वाले को नीचे वाला हम काउंट कर चुके हैं क्योंकि इसके बीच की ये लाइन हमने निकाली थी, तो ये काउंट हो चुका है। तो ऊपर एक हो गया, तो 3 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 12, तो टोटल यहाँ 12 त्रिभुज मौजूद है। उम्मीद करता हूँ ट्रिक समझ में आई होगी, सेकंड्स में आप निकाल दोगे ट्रिक का यूज करके एग्जाम के अंदर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति सन्निहित है, मतलब ये आकृति छिपी हुई है किसी के अंदर, उसको हमें पहचानना है। तो इसके लिए आप लोगों को ना पहले किसका पैटर्न को समझना है। एक छोटी रेखा है, एक बड़ी रेखा है, ये लाइन ऐसे जा रखी है, तो ऐसे देखो कहाँ बना हुआ है। ये लाइन ऐसे तो जा रखी है यहाँ भी, लेकिन यहाँ बीच वाली लाइन, ये वाली लाइन मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें तो है ही नहीं ऐसा कुछ भी। इसमें जाएं तो इसमें भी हमारे पास नहीं है। इसमें आ जाओ, देखो ये बन गया, फिर यहाँ से हम ऐसे गए, ऐसे गए और ऐसे गए, ये देखो बन गई ये आकृति। तो ऑप्शन डी में सन्निहित है ये प्रश्न आकृति। वृत्त का परिधि से जो संबंध है, वर्ग का वही संबंध किससे होगा। वृत्त मतलब सर्कल। सर्कल का परिधि क्या होती है, सर्कल की परिधि होती है कि इसके ऐसे में
इस बाउंड्री पे चलता 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 यहाँ तक चलूँ तो इसकी लंबाई कितनी बने। और जो भी हमें लंबाई पता करनी होती है बाउंड्री की किसी भी फिगर के अंदर, वो उसका क्या होता है, परिमाप। लेकिन सर्कल के परिमाप का नाम अलग रख दिया, परिधि। तो परिधि क्या है, परिधि इसका परिमाप है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, उसे परिमाप ही कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से 11 बना है 19, फिर 29, फिर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर क्या आएगा, ये है सीरीज के क्वेश्चन, नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज होती है, अल्फाबेट सीरीज होती है, मिक्स अप सीरीज होती है उनकी, वो दोनों मैं यहाँ समझाने वाला हूँ आप लोगों को। तो इसमें आप देखो 5 से हमें 11 पे जाना है, तो 5 से 11 बहुत पास है, तो गुणा में नहीं जाना। 5 से 11 गुणा में भी जा सकते हैं, जैसे 5 दूनी 10 और 1 11, लेकिन 11 का डबल क्या होता है 22, 19 तो नहीं है वहाँ। 19 का डबल क्या होता है 38, वो भी नहीं है, तो इसलिए गुणा का नहीं है, आपका अंतर का क्वेश्चन है। तो 5 से 11 पे जाऊं तो 6 का अंतर, 11 से 19 पे जाऊं तो 8 का अंतर, 19 से 29 पे जाऊं तो 10 का अंतर। अब अंतर में अंतर देखते हैं, 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर आएगा, 10 और 2 12। तो आंसर 12 नहीं है, इसका मतलब है कि 29 में इस बार 12 जोड़ना है। तो 29 2 31 और 10 41, तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर 41 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। लेकिन इसको हमेशा आगे से क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ 12 जुड़ा था तो आगे 14 जुड़ेगा, 41 14 55 होता है, तो हमारा क्रॉस चेक हो गया। ये था आपका नंबर सीरीज। अब मैंने लिया है अल्फाबेट और नंबर दोनों साथ में, लेकिन ऊपर जो नंबर्स हैं उनकी सीरीज तो कंप्लीट हो रखी है, तो इसलिए हमारे लिए किसी काम का नहीं है। कहने के लिए मिक्सअप है, लेकिन मेरे किसी काम का नहीं, मुझे तो यहाँ आंसर निकालना है भाई। अब जब हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं तो हम उनकी नंबर प्लेस जो होती है, मतलब किस नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, उसको लिखते हैं और आराम से आंसर निकालते हैं। वाई 25 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आता है, टी 20 पे आता है, पी 16 पे आता है, तो पूछा आगे क्या आएगा, ठीक है। तो नंबर में बदल दिया। अब यहाँ एक रिलेशन देख लो, 25 से 23 जाने के लिए 2 कम करना है माइनस, 23 से 20 जाने के लिए -3, फिर -4, फिर करेंगे -5, मतलब 11। अब 11 नंबर पे के आता है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्लेस वैल्यू याद कर लो भाई, बहुत काम आती है इंग्लिश में। जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो बहुत यूजफुल होता है वहाँ। ये निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। इसका मतलब होता है कि हमें देखना है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन पहले आएगा और कौन बाद में। एक एक लेटर बाय लेटर हम इसे चलते हैं, क्योंकि ये तो पूरा शब्द लिखे हुए हैं ना, तो हर एक लेटर से उसको मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब में ए है, इधर ए है, इधर ए। जब सबका अल्फाबेट एक जैसा होगा ना, तो उससे तो आंसर आएगा नहीं। ये थोड़ा ही ना पता चलेगा कौन पहले आएगा कौन बाद में। भाई जैसे सी पहले आता है, ए पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ए से स्टार्ट होने वाला शब्द पहले लिखा जाएगा, सी वाला बाद में लिखा जाएगा। लेकिन जब दोनों ही सी से होंगे तब तो नहीं पता चलेगा, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, उससे अगले अल्फाबेट की तरफ जाते हैं। जैसे यहाँ बी है तो सब में यहाँ भी बी है, तो इससे भी आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर उससे अगले पे जाएंगे। यहाँ क्या है अगला, एस है, यहाँ भी एस है, यहाँ आई है, यहाँ आर है और यहाँ यू है, ठीक है। आई सबसे पहले आता है इंग्लिश में, इन सारे में, इन सब में सबसे पहले आई आता है, तो सबसे पहले नंबर पे 5 आएगा शब्दकोश के हिसाब से। अब हमारे पास एस एस आर यू होता है, तो एस पहले आता है कि आर पहले आता है कि यू, तो आर पहले आता है, तो दूसरे नंबर पे 2 वाला हो गया। फिर होता है एस, यू सबसे बाद में आता है, ठीक है, तो इसे सबसे बाद में लिखेंगे। अब दोनों एस वाले हो गए। अब इनमें हमें देखना है पहले कौन आएगा, तो एस हटा दो, उससे आगे ओ है, उसे हटा दो, यहाँ एल है और यहाँ आर है। एल पहले आता है तो ये पहले आएगा, फिर ये आएगा 3, और जो बचा हुआ है वो हमें लास्ट में लिखना है, जो कि है 4। तो 5 2 1 3 4 ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। वैनार एक पता करना है औषधि, पुरुष और शल्य चिकित्सक के बीच में। तो आप लोगों को क्या करना है, मान लिया मैंने औषधि का एक वैन आरेख तैयार किया, ये है औषधि, ठीक है। अब औषधि को हमें ये देखना है औषधि का पुरुष से क्या रिलेशन है, तो पुरुष का एक आरेख तैयार करो, ये पुरुष है, ठीक है। अब इनमें अगर कोई रिलेशन होगा तो बना दो, नहीं तो अब सोचो। देखो औषधि पुरुष नहीं हो सकता, पुरुष औषधि नहीं हो सकते, तो इनका कोई संबंध आपस में नहीं होगा, तो इसलिए इसको अलग बनाओ, इसको अलग बनाओ। फिर देखो शल्य चिकित्सक, औषधि का शल्य चिकित्सक से क्या रिलेशन है। शल्य चिकित्सक एक डॉक्टर है और डॉक्टर मनुष्य है, मनुष्य का औषधि से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए चिकित्सक अलग रहेगा औषधि से। लेकिन पुरुष चिकित्सक होता है, कुछ पुरुष चिकित्सक हो सकते हैं, और चिकित्सक जो है वो पुरुष होता है, तो हम कह सकते हैं कुछ महिला भी होती हैं।
तो हम कह सकते हैं कुछ पुरुष शल्य चिकित्सक हैं तो कुछ शल्य चिकित्सक पुरुष हैं, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो उनका वैनारिक ऐसे बनता है, कुछ हिस्सा ऐसे ऐसे आ जाता है कॉमन। तो ये दोनों एक साथ ऐसे बनेंगे और ये अलग रहेगा, तो ऐसा दे रखा है ऑप्शन सी में। तो ये रहे आपके वो दोनों, या तो ये पुरुष होगा या तो ये शल्य चिकित्सक होगा, और ये औषधि अलग होगा। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें से 3 किसी एक गुण के आधार पर समान हैं। अब देखो, आपको एक चीज पता होगा कि जब हम एक वृत्त बनाते हैं तो वृत्त के एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे टच होने वाली लाइन को हम जीवा कहते हैं, और अगर वो लाइन ऐसे तो हो जाए तो वो बनाती है वहां आपका चाप। तो ये होता है चाप और ये है जीवा। अब इस वाली फिगर में देखो, दोनों जीवा दी हुई है, इस फिगर में दोनों जीवा दी हुई है, इसमें भी जीवा दी हुई है, इसमें दिए हुए हैं चाप। तो अलग ये है, बाकी तीनों तो एक जैसे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तीनों एक जैसे हैं। दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा? अब दर्पण प्रतिबिंब ऑलरेडी दे रखा है, तो आपसे पूछे ये किसका दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब क्वेश्चन ऐसे एक तरीके से समझने की बात ये है। तो आप ये देखें, जैसे कोई भी एक फिगर यहां है और एक फिगर यहां है, इसका दर्पण प्रतिबिंब अगर इधर होगा, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका ये हिस्सा जिससे क्वेश्चन खत्म हुआ है, आंसर वहां से शुरू होता है। ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है, नीचे का हिस्सा नीचे ही रहता है, वो नहीं बदलता। तो ऊपर ये डिजाइन बना हुआ है तो सब में ऊपर ही होगा जो क्वेश्चन होगा। इसमें तो नीचे आई तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसमें ये नीचे है ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये देखो, ये जो ट्रायंगल में ऐसे लाइनें बनी हुई है, ये बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी, लेकिन ये रेखाएं ऐसे ही रहेंगी, इन्हें कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये खड़ी वाली रेखा नहीं बन सकती, वर्टिकल कहते हैं, वो नहीं बन सकती। इसमें देखो एक खड़ी हो गई तो नहीं बन सकती, तो इसका मतलब ये गलत है। तो सिर्फ ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। आपको दर्पण प्रतिबिंब देखने का तरीका पता चल गया होगा, आसानी से कर पाओगे। किसी भाषा में रिप्लाई को OHMOV लिखा जाता है। तो जब भी आपको अल्फाबेट्स दिए हो और उसका एक कोड बनाया हो वो भी अल्फाबेट्स में, तो आपको क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेनी है और प्लेस वैल्यू से आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। जैसे आर है, आर हमारा 18 नंबर होता है, तो 18 नंबर से हमने ओ बनाया, ओ होता है हमारा 15 नंबर, तो हमने क्या किया, -3 किया यहाँ। ठीक है, समझ आया। फिर उसके बाद ई है, ई 5 नंबर होता है, यहाँ एच है, एच होता है 8 नंबर, तो यहाँ क्या किया हमने, +3 किया। तो -3 +3। अब आगे देखेंगे क्या यही फॉलो हो रहा है। P 16 है, M क्या होता है, M 13 होता है, फिर -3 आया। L 11 होता है, L 12 होता है, O 15 होता है, फिर +3। तो -3 +3 -3 +3 के हिसाब से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो Q कितने नंबर पे आता है वो देख लो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने अपने नंबर बना लो। Q कितने पे होता है, 17 पे होता है। तो पहले क्या करना है, -3, 17 -3 कितना होता है, 14, और 14 पे कौन आता है भाई, N आता है। ठीक है, फिर U देखो, U हमारा कितने नंबर होता है, 21। अब इसमें क्या करना है, पहले में माइनस करना था तो दूसरे में प्लस करना है, 21 और 3 24 होता है। अब 24 पे कौन होता है, X होता है। ठीक है, फिर -3 करना है, E कितने पे होता है, 5 पे, -3 करेंगे तो 2 आएगा और 2 पे होता है B, NXB। NXB से स्टार्ट होने वाला ये नहीं है, ये नहीं है, ये दोनों है। आगे चलते हैं, फिर और देखेंगे। फिर S कितने पे होता है हमारा, S होता है 19। अब 19 में हमें क्या करना है, +3 करना है, 19 3 22, 22 पे होता है V, तो ये V आएगा। ठीक है, उसके बाद T 20 पे होता है, उसमें से -3 करेंगे तो 17 आएगा, और 17 पे Q होता है, BVQ। BVQ तो नहीं है, यहाँ तो R है, तो इसे भी हटा दो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करोगे आराम से, बिल्कुल। 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं, SP के तुरंत बाद बैठा है। जब भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिले, कतार में किसी को बैठाए, दाएं बाएं की बात करें, तो आप अपने सामने 5 व्यक्तियों के एक अरेंजमेंट बना लो। जैसे ये बना लिया मैंने, 2 व्यक्ति ये हो गए, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। इधर भी जगह छोड़ दो, इधर भी जगह छोड़ दो। अगर मान लिया हम अपना अरेंजमेंट बैठाएं और वो इधर की तरफ जाने लगे, तो इधर वालों को हटा देंगे, उधर की तरफ बना लेंगे ऐसे, और इधर की तरफ खिसकने लगे तो इधर वालों को हटा के इधर बना लेंगे। लेकिन अभी हमें ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, अभी तो हम पहले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऐसे 5 व्यक्ति बना के तैयार करने, जैसे मैंने अभी ये बना दिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो पढ़ोगे ना स्टेटमेंट, उसमें देखना कोई दाएं या बाएं, एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम का मतलब एकदम दाएं एकदम बाएं तो नहीं दे रखा है कहीं। ये देखो दे रखा है, जैसे उसने क्या कहा है कि आर के तुरंत बाद बैठा है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है,
बिल्कुल बाएं बैठा तो वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। बिल्कुल बाएं कौन बैठा है, देखो के आर के तुरंत बाद बैठा है, ये ध्यान दो, के किसके तुरंत बाद बैठा है, आर के, जो बिल्कुल बाएं बैठा तो आर बैठा है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के को बैठा देते हैं, नहीं ये आर की बात कर रहा है। तो आर जो है एकदम बाएं बैठा है। अब आप अपना बायां देखो इधर है, अपना दायां देखो इधर है, तो उसी को बायां दायां कंसिडर करना है, तो आर यहाँ बैठा है, इसका मतलब सीधी सी बात ये है। और उसने कहा कि के आर के तुरंत बाद बैठा है, तो के को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो ये दो चीजें आपको सबसे पहले ढूंढनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्टिंग से पढ़ना है। एस पी के तुरंत बाद बैठा है, एस पी के बाद बैठा है, किंतु टी के तुरंत बाद नहीं बैठा है। एस पी के बाद बैठा है, अब आपकी मर्जी कहीं बैठा दो, मैं यहाँ बैठा देता हूँ पी, एस पी के बाद हो गया, ठीक है। लेकिन टी के तुरंत बाद नहीं है, तो टी है ही नहीं यहाँ। के आर के तुरंत बाद बैठा है, जो बिल्कुल बाएं बैठा है। टी के तुरंत बाद नहीं है, के तुरंत बाद टी नहीं है। लेकिन अगर वो कहता के तुरंत बाद टी है, तो हम यहाँ एक नई जगह बना के यहाँ बैठा देते उसको। लेकिन उसने कहा नहीं है, तो इसलिए हमें नई जगह नहीं बनानी पड़ेगी, तो वो इसके बाद नहीं है, तो फिर यहाँ बैठा होगा, बस बात खत्म हो गई। अब उसने कहा एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है, एस के बिल्कुल बगल में दो व्यक्ति बैठे हैं, दाएं बगल में ये बैठा है और बाएं बगल में ये बैठा है, पी और टी, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ। यदि गणित के चिन्ह प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस की जगह हमें लगाना है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे 25 माइनस, क्योंकि प्लस की जगह मुझे माइनस लेना है, ये चेंज कर दिया 18। फिर वो कह रहा है माइनस का है, माइनस का अर्थ है भाग, तो यहाँ आएगा भाग, 18 भाग 3, तो इसे मैं बटे में लिख दूंगा, भाग में है ना। फिर देखो गुणा, गुणा का अर्थ है प्लस, तो यहाँ लगा दो भाई प्लस 7, है ना। फिर भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुणा, तो फिर यहाँ कर दो गुणा 3। तो सबसे पहले होता है भाग, 3 छंग 18, फिर होती है गुणा 7 21, तो ये हो गया 21, ठीक है। अब करते हैं प्लस माइनस, 25 में से 6 जाएगा तो 19। बहुत से बच्चे सोचते हैं पहले तो प्लस होता है, प्लस माइनस में से किसी को भी कर सकते हो आप, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। 21 9 30 और 10 40, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बढ़िया लगा होगा प्रैक्टिस सेट। भाई बढ़िया लगा है ना तो लाइक कर देना, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। तो कल फिर मिलूंगी नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जिसमें मैं लेके आऊँगा फिर से नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होंगे। चलिए, थैंक यू आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।